नमस्ते एवरीवन। वन पेजर सीरीज जो नोट मेकिंग था पीवाईक्यू बेस्ड, उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। और जीएस 3 से हमने शुरुआत की थी। इकोनॉमी हमारा जो था वो पहला सब्जेक्ट था जिसको हम लोग लेकर के चल रहे थे। टॉपिक नंबर 1 के अंदर इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटेड टू इट पर हम लोग बात कर रहे थे। एक दो सब टॉपिक हमने कवर किया था पिछले लेक्चर में। इस बार हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आगे हम लोग करते हैं इसको। सब टॉपिक जो हमारा 5-6 आज है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। आइए हम लोग कुछ बात को ध्यान में रख लेते हैं। हम लोगों ने देखा था, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि नोट मेकिंग के लिए मैं जो पीवाईक्यू यूज करता हूँ सिनॉप्सिस आईएएस का करता हूँ। अदर पीपल जो हैं वो 10 से 12 ईयर्स पर ही पीवाईक्यू बेस्ड माइक्रो थीम नोट्स तैयार करते हैं, लेकिन मैं जो है वो पूरी तरीके से एक कम्प्रिहेंसिव मैनर में करना चाहता हूँ। इसको आपको मैं दिखा देता हूँ कौन सा ये पीवाईक्यू है। ये वाला पीवाईक्यू है हमारा सिनॉप्सिस आईएएस, आप देख सकते हैं। ये कृष्णा सर, ये मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं आप कितने अच्छे तरीके से हर चीज़ मैनेज किया हुआ है इसके अंदर। तो एक पूरा तरीका से हम लोग एक कम्प्रिहेंसिव नोट्स जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट वाइज अप्रोच को लेकर के हम लोग चलते हैं। जैसे कि इकोनॉमी के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक तरीके से इकोनॉमी जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमारा, तो वो है जो इकोनॉमी एग्ज़ाम के अंदर मोस्टली करंट अफेयर से पूछा जाता है। लेकिन इसके अंदर स्टैटिक एलिमेंट ज़रूर होता है जो हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमारा पीवाईक्यू जो है पीछे का कंप्लीट हो। स्टैटिक का बेसिक जो बुक्स हैं उस पर कमांड हो। कोई भी, मैं शंकर गणेश फॉलो करता हूँ, आप कोई भी संजीव वर्मा भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ी सी पतली है और आपका काम जल्दी हो जाएगा संकर गणेश, और बहुत ही अच्छी बुक है। तो आपको मैंने बता दिया सोर्स क्या है हमारा पीवाईक्यू का, सिनॉप्सिस आईएएस है। इसको मैंने अपने लिए, मैं यहाँ से इस तरीके से इसको सजा लेता हूँ, उसके बाद आपके लिए वीडियो लेता हूँ, ठीक है। और एक बात है कि इकोनॉमी से मैंने शुरू किया है। इकोनॉमी जो है वो 80% जो इकोनॉमी का क्वेश्चन होता है, 80 to 90% वो इकोनॉमिक सर्वे, बजट और करंट अफेयर बेस्ड होता है। कभी कभार हमें पूछ लेता है एग्जाम में कि किस तरीके से नेशनल इनकम काउंट किया जाता है भारत में, 2015 के बाद क्या हुआ, ये सब भी पूछ लिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर केस में ये करंट बेस्ड होता है, लेकिन स्टैटिक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम बिना करंट अफेयर के नॉलेज के भी हमें एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है, क्योंकि उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप क्वेश्चन छोड़कर नहीं आते हो, आप कुछ ना कुछ उसके अंदर लिखते हो। एक बढ़िया उत्तर आप तभी लिख सकते हो जब पीवाईक्यू आपका एक कम्प्रिहेंसिव तरीके से किया गया हो, वरना आपका जो आंसर होगा उसमें मैच्योरिटी नहीं दिखेगी। आप अनाप शनाप लिखोगे। तो इससे बेहतर है कि जो क्वेश्चन आए हैं जो स्टैटिक टाइप के हैं उसको कर लें। जो करंट अफेयर जो पूछा गया है पीवाईक्यू में उसको हम लोग स्किप करते हैं। लेकिन कुछ करंट अफेयर, जैसे कि कभी क्वेश्चन पूछा है ट्रेड पॉलिसी पे, आपको आगे मैं दिखाऊंगा इसको। ट्रेड पॉलिसी पूछ दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे पूछ दिया, ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी वैसे भी करते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये छूटे ना। ये इन सब चीज़ों को हम लोग 2025 के कंटेक्स्ट में तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया है 2002 में, 2007 में, उसके बाद क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा चैट जीपीटी पे जाएंगे, ट्रेड पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, स्टेटस लिखेंगे, स्टेटस ऑफ इंडिया 2025, और वहाँ से हम लोग नोट्स तैयार कर लेंगे। ये एक तरीका होता है कि किस तरीके से बहुत पुराना जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में लेकर के हम लोग नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। यही एक तरीका होता है जो मैं फॉलो करता हूँ। बाकी लोग भी करते होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये तरीका सही लगता है।
हर किसी का नोट्स बनाने का अपना एक अलग तरीका होता है, लेकिन जो भी हो आपके पास एक ढंग का मटेरियल होना चाहिए जिसको देखकर आप टेस्ट वगैरह, जिसको पढ़कर आप टेस्ट दे सको, जिसके होने की वजह से एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आपके पास हो। ऐसा एक नोट्स मटेरियल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा लेक्चर 2 GS3 इकोनॉमी, 1 पेज नोट्स, PYQ बेस्ड। टॉपिक क्या था हमारा? इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू इट। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं इस पर। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो हमारा हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया था उस दिन। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कर लिया था हमने। GDP एंड नेशनल इनकम हमने कर लिया था। आज हम लोग करेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, लेंडिंग एंड NPA, बैंकिंग इंश्योरेंस कमेटी जिसको हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये सब बहुत पुराना है। इसको देखिए, मैंने जो कहा आपसे कि जो भी कोई पुराना क्वेश्चन हो, ठीक है, 94 में पूछा हुआ है, 2004 के अंदर पूछा हुआ है, 11 के अंदर पूछा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ये क्वेश्चन हम लोग सीधा हम लोग अगर नोट्स अगर आपको तैयार करना है, मैंने इसका नोट्स नहीं तैयार किया है, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसका नोट्स अगर प्रिपेयर करने का इच्छा हो तो आप लोग करेंगे। इसका नोट्स इस तरीके से बनेगा कि आप कंटेंट डाल दोगे, कोई भी AI ऐप खोलो, GPT खोल लो, परप्लेक्सिटी खोल लो, मैं करके भी दिखा दूंगा आपको, और उसमें कंटेंट डालो, उसमें कमांड डालो ये कि करंट अफेयर 2025 रिलेटेड टू दिस। वो खुद आपको आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको नोट्स, यहाँ पर लिख दो नोट्स इन 200 वर्ड्स। एक शॉर्ट नोट्स आप तैयार करके अपने पास रख लो। अगर आपको ऐसा फील होता हो, एक फोमो टाइप का फील होता हो, तो आप लोग रख लेंगे उसको। फिर NABARD एंड SIDBI ये सब हम लोग प्री में पढ़ लेते हैं वैसे भी। तो यहाँ पर उतना से भी यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पिछले। इस SIDBI का फंक्शन देख लेंगे, व्हाट इज इट्स मेन रोल। मैंने इस पर नोट्स नहीं तैयार किया है, लेकिन आप लोग कर लेंगे क्योंकि मुझे ये याद है। ठीक, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये भी प्री का टॉपिक है। प्रीलिम्स में हम लोग इसको ढंग से पढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड, ये भी प्रीलिम्स में हम लोग पढ़ते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस, ऑफशोर करेंसी मार्केट, क्वेश्चन नहीं आए हैं इसमें हाल फिलहाल में। फॉरवर्ड करेंसी मार्केट, मोनेक्स, ओके, ऑफशोर करेंसी मार्केट, इस पर भी मैंने नोट्स नहीं तैयार किया है। इसको भी वैसे ही करेंगे आप। इसका भी एक 200 वर्ड का पॉइंट वाइज नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे GPT या परप्लेक्सिटी से, AI का यूज करते हुए। इन सब टॉपिक पर देखो ज़्यादा हमें समय नहीं व्यतीत करना है, कि ऐसा नहीं करना है कि हम जा करके खोजने लगे डिफरेंट कोचिंग के मटेरियल। कोचिंग मटेरियल यहाँ पर हम लोग नहीं ढूंढेंगे। जो हाल फिलहाल के क्वेश्चन है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि इकोनॉमी करंट बेस्ड ज़्यादातर सवाल पूछता है, तो एक कंटेम्प्रेरी जो इशू हो जाता है 2013 के बाद से, उस पर हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से उसको नोट्स बना लेंगे। लेकिन जो बहुत पुराने क्वेश्चन है, 2001 का है, 2 का है, इसमें हम लोग ये पूरा जो हमारा नोट्स होगा ना ऐसे टॉपिक का जो बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पर हम लोग 150 वर्ड में, हम लोग 150 से 200 वर्ड में हम लोग कोई अपना ये नोट्स प्रिपेयर करके रख लेंगे पॉइंट वाइज मैटर में। इस पर ज़्यादा आपको समय नहीं देना है, हमेशा इसका AI का इस्तेमाल कीजिए इसके अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड वर्ल्ड ट्रेड, यहाँ पर ये बात करेंगे, अकाउंट बात करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड, प्राइस एंड इन्फ्लेशन, इन तमाम बातों को आज हम लोग कवर करेंगे अपने लेक्चर में। ठीक है, तो आइए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पर हमने देखा कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट, करंट एस्पेक्ट। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक सेकंड यहाँ पर।
specific scheme announced in the Union Budget for 1982 and 1983. ठीक है, ये क्वेश्चन पुराना है। अगर आपको, क्योंकि आप एग्जाम के टाइम इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये हम लोग एग्जाम के टाइम में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बस इतना रख लें कि 2025 के कॉन्टेक्स्ट में हमें इस क्वेश्चन को डील करना है। Despite having high saving and investment rate, India is experiencing a low growth rate. Why it's so? अब अगला क्वेश्चन क्या है? What measure do you suggest to raise the volume of public saving? क्या होता है? अब briefly state the importance of such saving for the contemporary economic scene. अब अगला क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द व्यू दैट इकोनॉमिक प्लानिंग कैन रेज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, व्हाट इज ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इन एन इकोनॉमी प्रेजेंट ए पैराडॉक्स ऑफ हाई सेविंग रेट। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। हाउ कुड इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम रिसेंट डेवलपमेंट इंटरनेशनल फाइनेंस, मेन सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड among several factors for India's potential growth. Potential growth क्या होता है, इस पर हम लोग बात कर लेंगे। सेविंग रेट इफेक्टिव होता है पोटेंशियल ग्रोथ के लिए। अदर फैक्टर क्या है भाई, उस पर नोट क्लियर करेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग एंड कंसेशन एग्रीमेंट बिटवीन अ पब्लिक एंटिटी एंड प्राइवेट एंटिटी। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है PPP में पूछा गया हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक ग्रोथ वाले सेक्शन में हम लोग डील करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग डील नहीं करेंगे क्योंकि ये बेसिकली ये क्वेश्चन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सॉरी इंक्लूसिव ग्रोथ का ही है। आइए हम लोग इस पर नोट्स लिख लेते हैं। सेविंग इन्वेस्टमेंट रेट, करंट एस्पेक्ट, कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्राइवेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग रेट, फैक्टर ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ, अदर फैक्टर, ये भी हम लोग देख लेंगे। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, डिस्कस द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग कंसेशन एग्रीमेंट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। रिसेंट ट्रेंड क्या है, करंट अफेयर क्या है सेविंग रेट का, उसको हम लोग देख लेंगे। तो देखो किसी भी टॉपिक का नोट्स बनाते वक्त हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो हमारा PYQ है उसको हम लोग डायमेंशन के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। PYQ देखकर देखिए 1 डायमेंशन, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, तो 1-2 अगर छूट भी जाता है तो उतना टेंशन नहीं लेना है, इस सब का आप इजीली कर ले जाओगे। अगर कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन आ गया तो इतना इनफ होता है, और जब भी फ्यूचर में आप पढ़ोगे तो इसमें आप अपडेट करते रहना, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ये फोकस नहीं रखना है करंट अफेयर डाल दूँ यहाँ से वहाँ से, हर जगह से बढ़िया बढ़िया मटेरियल डाल। अगर ये करने जाओगे तो आपका नोट्स लंबा हो जाएगा, वो जो आपके अंदर सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग ही नहीं आएगी। फिर 3-4 पेज का नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, और बाद में फिर आपको जब ऐड करना होगा तो आपके अंदर एक अलग से गिल्ट होगा कि और मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, फिर उसको छोटा करो। तो एक बेसिक आपको नोट्स शुरुआत में तैयार करना है, बाद में इसको अपडेट कर देना है। इस बात का ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत सारा मैं जो कमेंट देखता हूँ बहुत सारे चैनल के अंदर कि 1 पेजर किस तरीके से बनाए हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर्ली आपके उस सवाल का डील नहीं किया जाता है। मैंने 1-2 वीडियोस देखे थे पास्ट में, वहाँ पर लोगों के ये थे कि किस तरीके से करंट अफेयर को डालें। उनको ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मतलब किस तरीके से मतलब नोट्स को प्रिपेयर करें, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो आई होप कि अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको समझ में थोड़ा आए, और अगर आप ये देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है और आपको ये फ़ायदा पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है, ये जानना मेरे लिए थोड़ा ज़रूरी है। और अगर कोई प्रॉब्लम इस वीडियो के अंदर आपको कुछ अगर मिसिंग लग रहा है तो आप वो मुझे प्लीज़ बताएं कमेंट के थ्रू, ताकि मैं उसे जल्द से जल्द सुधार सकूं अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं पब्लिक सेविंग, डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये होता है पब्लिक सेविंग। ठीक है, टैक्सेज माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। टैक्स जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया, टैक्स रेवेन्यू जो उसके पास आया, और गवर्नमेंट ने जो है स्पेंड किया, उसका जो डिफरेंस होता है वो आपका पब्लिक सेविंग हो गया। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफर टू एज द गवर्नमेंट बजट सरप्लस इफ पॉजिटिव, और अब बजट डेफिसिट इफ नेगेटिव। A positive public saving means the government collected more in taxes
than it spent, or while a negative amount signifies spent more than collected. Government spend more, collected less. अब रिलेशनशिप टू नेशनल सेविंग हम लोग इसको देख लेंगे, एक और डायमेंशन कि पब्लिक सेविंग इज वन ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ नेशनल सेविंग। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू पे था, तो इसका दूसरा हम लोग डायमेंशन देख रहे हैं। अदर इज प्राइवेट सेविंग। पब्लिक सेविंग और प्राइवेट सेविंग का बीच का अंतर हम लोग सबसे पहले जान लेना चाहिए। हाउस होल्ड, जो हम और आप हैं, जो जनता है, उसके पास कितने पैसे बचते हैं कंजम्पशन एंड टैक्सेस को हटा दें अगर, तो ठीक है, उसके हाथ में जो बच रहा है खर्चा पानी करके, वो उसका सेविंग हो गया, प्राइवेट सेविंग। पब्लिक सेविंग क्या हो गया, रेवेन्यू कितना आया और गवर्नमेंट ने स्पेंड कितना किया, उन दोनों का डिफरेंस जो है पब्लिक सेविंग कहलाता है। अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड क्या है, डिक्लाइन इन ग्रॉस डोमेस्टिक रेट, अ शार्प इंक्रीज इन हाउस होल्ड डेट एंड अ शिफ्ट फ्रॉम फाइनेंशियल टू फिजिकल सेविंग फॉर हाउस होल्ड। फिजिकल सेविंग मीन्स गोल्ड, रियल एस्टेट, नेट फाइनेंशियल सेविंग डिक्लाइंड। डेट जो है लोगों का इंक्रीज हो रहा है, आप देख ही रहे हो। आईफोन आता है, लोग दौड़ पड़ते हैं, कोई किडनी बेच देता है कोई किडनी बेचकर आईफोन ले रहा है, कोई ईएमआई भर रहा है। ऐसे लोग आईफोन की भी वैल्यू कल के दिन में देखिए घटा देंगे। इन्वेस्टमेंट रेट ट्रेंड जो है फिलहाल उसका क्या है, मैं ये देख रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट रेट, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सेविंग, प्राइवेट सेविंग हो गया, सेविंग इन्वेस्टमेंट रेट, करंट एस्पेक्ट, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइवेट सेविंग, इन्वेस्टमेंट। आइए हम लोग देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट रेट क्या चल रहा है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, India's investment rate has been lower than its peak. Factors: rising household debt, greater dependence on borrowing for consumption need. ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो है इंडिया इन्वेस्टमेंट हैज बीन लोअर देन इट्स पीक, हमेशा जो पीक पे रहता था उससे नीचे आज के समय में कैपिटल फॉर्मेशन है। फैक्टर क्या है, इसका कारण क्या है, हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है, ग्रेटर डिपेंडेंस जो है हमारा है वो बोरोविंग, कंजम्पशन जो हमारा नीड जो है बढ़ चुका है। ये कैपिटलिज्म का देन है, लिबरलिज्म, पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म जिसको हम कहते हैं, उसी की देन है ये। कैपिटलिज्म का बेसिक एजेंडा यही है, आपका पॉकेट खाली करना। उसका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करो, ठीक है। ये ठीक उल्टा होता है सोशलिज्म वगैरह का, ये सब हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। इंक्रीज प्रेफरेंस फॉर फिजिकल एसेट लाइक रियल एस्टेट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अल्टर्ड हाउस होल्ड सेविंग स्ट्रक्चर, तो ये हमारा फैक्टर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेविंग रेट, हम लोग देख लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। सेव फैक्टर ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ, एक जो पीवाईक्यू हमारा आया हुआ था। इट फाइनेंसेज इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू हायर कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रोडक्टिविटी। सेविंग रेट जो है, एंड हाउ सेविंग रेट ड्राइव्स ग्रोथ, इसमें देखो फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के थ्रू, कैपिटल एक्यूमुलेशन, फंडिंग लॉन्ग टर्म गोल, इस तरीके से ग्रोथ को बढ़ावा देता है। अदर फैक्टर क्या है, इन्वेस्टमेंट रेट, पॉलिसी फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, डोमेस्टिक कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा फैक्टर हो गया पोटेंशियल ग्रोथ का। ना हम लोग इन्वेस्टमेंट का देखते हैं कि डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल और फंड फॉर एक्सपेंडिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी, बिल्डिंग प्लस मशीनरी प्लस इक्विपमेंट, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट को हम लोग जानते हैं। फैक्टर जो है पीपीपी कंसेंसेशन, ये पीवाईक्यू है बेसिकली, आप यहाँ पे देख पाएंगे। फैक्टर ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ, अदर फैक्टर, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, ये देखिए ये क्वेश्चन है। इन टर्म ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिस्कस द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग कंसेशन एग्रीमेंट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटी, पीपीपी मॉडल बेसिकली ये क्वेश्चन है। इसमें हम लोग सीधे देख लेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहते हैं किसको है, फैक्टर क्या है, कंसेशन एग्रीमेंट को, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, तभी आपको दोनों के बीच सामंजस्य बैठा पाएंगे, कोऑर्डिनेशन तभी हो पाएगा। डिफाइन द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, वैल्यूएशन ऑफ द एसेट, आइडेंटिफिकेशन, एलोकेशन ऑफ रिस्क, रेगुलेटेड एंड लीगल फ्रेमवर्क, टाइम पीरियड, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ये हमारा डन हो गया। अभी इस फिलहाल हमें ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है कि कंटेंट कैसा हो, डेटा डाल दें, करंट अफेयर डाल दें। सेकेंड रीडिंग में जब हम लोग इसको रिवाइज करेंगे तो उसमें ये सब करने का प्रयास करेंगे। तो अगर इस वक्त आप करने का प्रयास करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि दिसंबर तक आपका नोट्स प्रिपेयर होगा।
और आपको ये एंजाइटी में ही आपको ये सब चीज़ें बदल जाएंगी। तो इससे बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से करें। अब देखो इसमें करंट अफेयर भी मैंने किया हुआ है, अगर हो रहा है आसानी से तो करें, नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो सामने आ जा रही हैं, तो ऐसे में हम लोग बेसिक करके आगे निकले। अगर हो रहा है तो आप करके थोड़ा सा तैयार हो जाए। करंट अफेयर किस किस चीज़ का अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको कर लेंगे, हर चीज़ के बाद करंट अफेयर के पीछे नहीं भागेंगे। डिक्लाइनिंग हाउस होल्ड सेविंग एंड राइजिंग लाइबिलिटीज़, ये हमारा करंट अफेयर है कि हाउस होल्ड सेविंग जो है वो हमारा घट रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ रही है। अब करंट ट्रेंड क्या है, फॉलिंग ग्रॉस सेविंग रेट, ये बेसिकली PIB से मैंने लिया हुआ है। हाउस होल्ड डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। सेविंग पैटर्न हमारा क्या है, फिजिकल सेविंग, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। करंट ट्रेंड क्या है, ग्रॉस सेविंग रेट, हाउस होल्ड डेट इंक्रीज हो रहा है, ग्रॉस सेविंग रेट घट रहा है। अर्बन एंड रूरल डिवाइड, ये एक मेजर प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है, म्यूचुअल फंड, इक्विटीज, बेटर फिनांस एक्सेस, फिनेंशियल लिटरेसी, ये सब जो अर्बन के पास, शहरी लोगों के पास जो ये सुविधाएं हैं, ये गांव में अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। ना इनके पास म्यूचुअल फंड का नॉलेज है, इक्विटी क्या होता है, फाइनेंस का एक्सेस नहीं है ढंग का। 2014 के बाद काफ़ी इस पर काम किया गया है फिनेंशियल इंक्लूजन के अंदर, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा गैप अभी भी है, आज के समय में भी। स्टॉक्स का नॉलेज नहीं होता है इनको। ये तमाम पहलू को अगर हम देखेंगे तो एक पिछड़ापन अभी भी रूरल एरिया के अंदर फिनेंस को लेकर के है। फिनेंशियल लिटरेसी नहीं है, फिनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, फिजिकल एसेट पे ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि घर पर पैसा रखने से कोई फिजिकल एसेट पे हम लोग उसको जल्दी से बढ़ा नहीं पाते हैं। एक सेविंग पैटर्न जो है वो हम लोग देखेंगे। सेविंग आज के समय का गोल्ड और रियल एस्टेट पर लोग जो हैं वो 59.7% इन 2019 से 20 टू 71.5% इन 2023 टू 24। आप देख सकते हैं कितना बड़ा जंप है ये। While financial saving declined from 40.3% to 28.5% within finance saving। बैंक डिपॉजिट क्या है, ड्रॉप हो चुका है 58% फिनेंस ईयर 2012 टू 37% 2023। 11 साल के अंदर 58% से 37% पे आ चुका है। वाई इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड नियरली डबल्ड। इन्वेस्टमेंट जो है हमारा इक्विटीज के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर डबल हो चुका है। 1.02 लाख करोड़ 2021 टू 2.02 लाख करोड़ इन 2023। अब देख सकते हैं कितना बड़ा जंप है ये। इन सब का हमें ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे पोस्ट पैंडेमिक इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ये जो हमारा है ये हमारा करंट से इंस्पायर्ड है। ये वाला नोट्स PYQ में ये नहीं पूछा गया है, लेकिन आज के समय में अगर इस टॉपिक को तैयार करें तो उसका हम लोग करंट अफेयर का डायमेंशन हमें देखना पड़ेगा। COVID-19 boosted saving due to less spending. The trend reversed as the economy reopened, with high inflation eroding disposable income, low interest rate marking traditional saving less attractive. क्योंकि जब देखो इकोनॉमी जब खुलती है, बहुत दिनों के बाद बंद था हर एक चीज़, तो स्वाभाविक सी बात है कि इंटरेस्ट रेट जो है बैंक जो है वो आपको कम देगा। जब आप पैसे आप वहाँ पर डिपॉजिट करोगे तो आपको कम देगा, क्योंकि वो चाहता है आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करो, अपना स्पेंडिंग बढ़ाओ। अगर वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देगा तो आप अपना बैंक में अकाउंट में पैसे जाके डाल दोगे। तो उनका एक मतलब एक मैंडेट था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करो, इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करो। तो उसी तरीके से हमारा जो ट्रेंड होता है ना, सेविंग का पैटर्न चेंज हो जाता है, उसी के सब मायने रखता है, फैक्टर्स हैं। इस पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया है। सेविंग इन्वेस्टमेंट मुझे पर्सनली ये इम्पॉर्टेंट लगा। मुझे टॉपिक काफ़ी क्वेश्चन लगातार जो है मतलब 20 साल से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ऐसा टॉपिक देखो ये आपके अंदर एक डेवलप हो जाता है, एक इंस्टिंक्ट कह लें हम लोग इसको, ये डेवलप हो जाता है। आप जब भी कोई PYQ अगर आप बनाते हो, ठीक है, UPSC के अंदर PYQ जब आप सॉल्व करते हो प्री के अंदर, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको कर ले जाते हो, क्योंकि आपके पास एक एप्टीट्यूड
तैयार हो जाता है। उसी तरीके से नोट्स मेकिंग के अंदर भी होता है कि हमारे अंदर एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाता है, उसको हम लोग आसानी से कर पा रहे होते हैं। हाउस होल्ड डेट, हाउस होल्ड सेविंग क्या है? पोर्शन ऑफ हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन बस असाइड फॉर फ्यूचर यूज इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, फिजिकल एसेट लाइक गोल्ड और प्रॉपर्टी। ये हम लोगों ने बेसिकली किया हुआ है ऊपर, हाउस होल्ड सेविंग वगैरह, प्राइवेट सेविंग जिसको हमने कहा, हाउस होल्ड डेट जो है। अब एक बार और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे शॉर्ट में। रेफर टू ऑल हाउस होल्ड डेट रिपेड विद इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल टू क्रेडिटर बाय अ सेट फ्यूचर डेट। इनिशिएटिव क्या गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड सेविंग के लिए लिया हुआ है, ये इसका पार्ट है, ठीक है। इनिशिएटिव सुकन्या समृद्धि, नेशनल पेंशन सिस्टम, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, और भी आप अगर चाहो तो थोड़ा सर्च कर लेना और देख लेना कि क्या गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं। नेट फाइनेंशियल सेविंग, फिजिकल सेविंग, गोल्ड एसेट, रियल एसेट, दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंस के तौर पे और फिजिकल एक गोल्ड रियल एस्टेट जो आज के डेट में प्रचलन है बहुत। इम्प्लीकेशन ऑफ लो हाउस होल्ड सेविंग, ये हमारे यहाँ तक है, ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन ऑफ हाउस होल्ड सेविंग हम लोग अब देख लेंगे। रिड्यूस्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में स्लो जीडीपी ग्रोथ, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन एफडीआई, consumption driven growth boosts short term demand but decrease long term investment but lower long term investment capacity, debt fueled growth, bubbles like 2008 US subprime crisis। इसको मैंने बस एक वर्ड फॉर्म में मैंने तैयार किया है इस नोट्स को। क्या होता है कि इम्प्लीकेशन लो हाउस होल्ड सेविंग का, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है ऊपर, लोगों ने देखा, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के, इस पर एक नोट थोड़ा तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ से स्लो होगा, एफडीआई पे हमारा रिलायंस बढ़ जाएगा, कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ जो है हमारा वो बूस्ट होगा, शॉर्ट टर्म डिमांड तो इंक्रीज होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में ही हमारे कैपेसिटी को, ये एक डेट फ्यूल्ड ग्रोथ जो है, बबल्स जो लाइक 2008 यूएस सब प्राइम क्राइसिस, ये हमारे नोट्स में था, मैंने इसको लिया था, तो इसको आप लोग कोट कर दोगे अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। एक प्रेशर ऑन फिनांस, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट ट्राई टू इंक्रीज पब्लिक सेविंग थ्रू हायर टैक्सेस एंड स्पेंडिंग कट। अब देखो प्रेशर जब जनरेट हो जाता है फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी पे, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक सेविंग को चाहती है कि वो बढ़ा दें, ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, गवर्नमेंट कट्स कर देंगी, ठीक है, स्पेंडिंग जो है वो अपना काट देंगी। अब एनपीए जो है हायर टैक्सेज एंड स्पेंडिंग कट्स, आरबीआई डिलेमा में है कि लो इंटरेस्ट रेट करेंगे तो डिस्करेज करेगा सेविंग को, हाई इंटरेस्ट रेट करेंगे तो रेज करेगा बोरोइंग कॉस्ट को, ये आरबीआई का डिलेमा है। एनपीए इंक्रीज हो जाएगा, देख रहे हो, सोशल प्लस इनइक्वालिटी कंसर्न डेवलप होगा लो हाउस होल्ड सेविंग के कारण। अब एक और हमारा जो पीवाईक्यू आया था, पैराडॉक्स ऑफ सेविंग, तो ये अगर इस टाइप का इस्तेमाल करोगे आप अपने क्वेश्चन के अंदर, सेविंग इन्वेस्टमेंट के अंदर, थोड़ा सा अगर कहीं कंक्लूजन वे फॉरवर्ड के अंदर आप डाल दोगे इसको कंक्लूजन के अंदर, तो ये आपको एक बूस्ट देगा, वैल्यू एडिशन आप कह सकते हो इसको, तो मैंने इसको तैयार कर लिया है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी की आइडिया क्या है, हाउस होल्ड जो है हमारा इंक्रीज करता है सेविंग और स्पेंडिंग को कट करता है, तो प्रोडक्शन जो होता है वो लो होता है, जॉब्स नीचे जाती हैं, इनकम जो है एज अ रिजल्ट डिक्लाइनिंग इनकम में काउज द इकोनॉमिक ओवरऑल सेविंग टू डिक्रीज रादर देन इंक्रीज। इसका कहने का मतलब है कि हाउस होल्ड सेविंग जब हम इंक्रीज करते हैं, स्पेंडिंग को काट देते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, जॉब्स जो है उसमें कटौती होती है, इनकम एज अ रिजल्ट डिक्लाइनिंग इनकम में काउज इकोनॉमी ओवरऑल सेविंग टू डिक्रीज रादर देन इंक्रीज। एक तरीके से देखोगे कि अगर हम ये सब फॉलो करते हैं तो हमारा ओवरऑल जो इकोनॉमी जो है, ओवरऑल जो सेविंग है वो डिक्रीज करता है इंक्रीज होने की वजह से। ऐसा इस थियोरी का, जो कि जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, उनका ये कहना है। अब ड्यूरिंग रिसेशन हम लोग इस पर देखते हैं इन्होंने क्या कहा। ड्यूरिंग रिसेशन पीपल फियर जॉब लॉसेज, सेव मोर, बिजनेस जो है अर्न कम करती है, ले ऑफ होना शुरू हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है,
इनकम फॉल हो जाता है, सेविंग श्रिंक हो जाती है। आप लोग देखो कि सेविंग जो है ज़्यादा अगर हम करते हैं, ठीक है, जॉब लॉसेस के कारण, रिसेशन के वक्त, ये चीज़ें किसी भी कंट्री के अंदर दिखती हैं। और ये एक शानदार आपका साइक्लिक डायग्राम है। सेविंग, जब भी आप सेविंग पर क्वेश्चन डील कर रहे हो, अगर आपको लगे कि वहाँ पर यूज हो सकता है तो इसको धड़ल्ले से इस्तेमाल करना, ठीक है, ये वाला आपको याद भी रह जाएगा आसानी से। अब स्ट्रैटेजी जो है अडॉप्टेड टू मेंटेन सस्टेनेबल हाउस होल्ड सेविंग, ठीक है। एक सस्टेनेबल हाउस होल्ड सेविंग की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम एक बिना जाने समझे उसको सेव करना शुरू करें। अब इकॉनमी पर क्या असर पड़ता है इसका ध्यान रखते हुए सरकार तमाम चीज़ों के लिए पॉलिसी तैयार करती है। अब स्ट्रैटेजी हम लोग देख लेते हैं। इम्प्रूव फिनेंशियल लिटरेसी। फिनेंशियल लिटरेसी हमारे देश के अंदर थोड़ी अभी भी बहुत लोगों के पास नहीं है, कि म्यूचुअल फंड का जानकारी नहीं है, इक्विटी क्या होता है और किस तरीके से कहाँ पर फंड डालने हैं, ये सब की जानकारी नहीं होती है। इसको यहाँ पर बात किया गया कि स्कूल, सेल्फ हेल्प ग्रुप, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी हम लोग दें। एक और तरीका है, जैसे कि कोविड में हमारा जो फ़ोन बजता था, ठीक है, फ़ोन बजता था, उसमें अमिताभ बच्चन जी आते थे। वहीं पर एक छोटा छोटा जो है फिनेंस से रिलेटेड हम लोग हर जितनी बार कॉल करेंगे तो उतना बार वो डिफरेंट फाइनेंशियल लिटरेसी वाली कोई बात कर दें, इस तरीके से सेविंग करो, इससे करो। और ये गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड हो, कोई प्राइवेट इसको रेगुलेट ना करे, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। तो लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सकती है, धीरे धीरे लोग इंटरेस्ट लेना चालू कर देंगे, ऐसा मेरा सोचना है। रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग रेगुलेशन होना चाहिए। स्ट्रेंथन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अटल पेंशन योजना टाइप का होना चाहिए। फिर कंक्लूजन में हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंसिंग कंजम्पशन लेड ग्रोथ विथ प्रूडेंट सेविंग एंड डेट मैनेजमेंट जो है वो क्रूशियल है लॉन्ग टर्म रेजिलियंस के लिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी इन एन इवॉल्विंग फिनेंशियल टेंडेंसी। वही है ना। वन सेकेंड, इसको देख लेता हूँ थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है मैं क्या लिखा हूँ। आप सॉरी, फाइनेंशियल लैंडस्केप है लिखा, वो टेंडेंसी नहीं है, माफी चाहूँगा। फाइनेंशियल लैंडस्केप, कभी कभी हमारा देखो नोट्स जो है ना, इसीलिए स्टार्टिंग में कहा जाता है कि ढंग से नोट्स बनाओ, ऐसा ना हो कि 3-4 महीने बाद देखो तो अपना ही सब जो है वो पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आई थिंक कि ये वाला जो हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट कम्प्रिहेंसिव वे में हमने कंप्लीट किया है। इसको आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ, व्यू मोड पे हम लोग देख लेते हैं इसको। ये हमने ये डायमेंशन कवर किया है, रेट ट्रेंड क्या है, कुछ थोड़ा बहुत रिपीटेशन इसके अंदर आपको मिलेगा, क्योंकि थोड़ा करंट अफेयर जब मैंने देखा तो वो चीज़ें रिपीट हुई। तो लेकिन आप लोग इसको एक जगह पर, ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, कुछ सब टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा टाइम हमें इन्वेस्ट कर देना पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर ये सोचोगे कि 1 पेज में हम लोग कंप्लीट करके इसको छोड़ दें तो वो आपके लिए नुकसान करेगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। देखिए आराम से बेसिकली PYQ का जो डायमेंशन है उसको कवर कर लेना है 1 पेज नोट से, और कुछ नहीं है। शॉर्ट में क्रिस्प में आप उसको मेंटेन कर लेते हैं अपने नोट्स में, वही 1 पेज नोट्स कहलाता है। टॉपिक, सब टॉपिक, नैनो टॉपिक, माइक्रो थीम, जिसको जो बोलना है वो बोले। आपको भी कुछ अगर अलग नाम देना है तो वो भी आप दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं है उसमें। मेन होना चाहिए कि आपका नोट्स तैयार होना चाहिए। आज ये लेक्चर लंबा जा रहा है, चलिए ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग देख लेंगे अगला, हम लोग पहले PYQ देख लेते हैं। ये हमारा हो गया, इसको हम लोग ढंग से हमने किया, हमने पूरी कोशिश की कुछ ऐसा रिलेवेंट हो जो छूटे ना। अब देख रहे हो ये अच्छे तरीके से लोग जनरली, मैंने देखा है कि अगर कोई और कोचिंग होता, ठीक है, तो 2013 से 2025 तक वो लोग देखते हैं, ठीक है। अब 2013 से तो क्वेश्चन ही नहीं आया, 10 में आया क्वेश्चन, ठीक है, एक 17 में आया है, फिर एक 20 में आया, 21 में आया, तो 3 ही डायमेंशन वो लोग देख करके चलते हैं। तो
हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको कवर किया। ये एक सेंस ऑफ कंप्लीशन जो होता है वो मेरे माइंड में बैठ चुका है इसको रिलेटेड, इसको लेकर के। अब आगे हम मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पर हमें पढ़ाना नहीं है कि क्या करना है, बस एक what has been rationale for deregulating commercial lending rate as a policy strategy? Comment on the view that monetary policy in India is used more as a stabilization device rather than as a development tool. Okay. आइए हम लोग देख लेते हैं अपने मॉनेटरी पॉलिसी, कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये बेसिकली देखिए प्रीलिम्स वाला टॉपिक है, कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारे टॉपिक जो हम लोग जो हैं, कोई भी अगर आपका ढंग का इकोनॉमी का बुक है, शंकर गणेश, संजीव वर्मा, ठीक है, संजीव वर्मा, तो आप लोग वहाँ से आराम से कर सकते हो इस टॉपिक को। अच्छे तरीके से हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं। तो देखो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट जो है उससे हमें बचना है। जो आसानी से हम याद रख सकते हैं उसको हम बेसिकली झूठ का अपने नोट्स पर क्यों भरें। और फिर भी अगर आपको लगता है तो एक छोटा सा एक लाइन दो लाइन में इसको लिख लो एक जगह पर। अब आओ देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, जो सेंट्रल बैंक मैनेज करती है। टूल्स लाइक इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमिक थ्रू फाइनेंशियल चैनल के थ्रू इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। इसका टाइप्स क्या, एक्सपेंशनरी है। एक्सपेंशनरी में आप समझ रहे हो कि मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे ताकि लोग बोरो ज़्यादा कर सकें। रिजर्व रिक्वायरमेंट जो होता है बैंक के लिए, एसएलआर, सीआरआर, ये सब जो होता है उसको कम करने का काम करता है। फिर परचेज करते हैं ये लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेंट्रल बैंक जो होता है वो परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। एम क्या है, एम्ड एट फ्यूलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ बाय स्टिमुलेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज, कंज्यूमर स्पेंडिंग, समटाइम ओकेजनल हाइपर इन्फ्लेशन कुड बी सीन। अब कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होता है, एक्सपेंशनरी देख लिया, कॉन्ट्रैक्शनरी मनी सब इसका ठीक उल्टा, मनी सप्लाई कम होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो आप लोन कम लेंगे। रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक जो होता है वो इंक्रीज कर देता है ताकि बैंक लोन ना दे पाए। सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड, यहाँ पर सेल कर देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड को। एम्ड एट रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, इसका काम होता है इन्फ्लेशन को कम करना। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का अंतर आप लोग देख लें। फिस्कल पॉलिसी हम लोग गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं। टूल्स क्या है, टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग है, डायरेक्टली इंपैक्ट इकोनॉमी थ्रू गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ये बेसिक चीज है। अब मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया आप देखेंगे, ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से, क्या इसका करंट डेवलपमेंट है, क्या कंटेम्परेरी इशूज है, इसको हम लोग देख लेंगे। प्रोसेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया अंडरवेंट अ पैराडिज्म शिफ्ट in 2016. Prior to 2016 आरबीआई गवर्नर अकेला वो रिस्पॉन्सिबल होता था मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एक वीटो उसके पास पहले हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जब पोस्ट 2016 फाइनेंस एक्ट 2016 अमेंडेड आरबीआई 1994 एक्ट एंड सेट अप मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के बारे में अब हम लोग देखेंगे कि फ्लेक्सिबल, एक सेकंड उसके पहले हम लोग फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट अडॉप्टेड 2016 वंस एवरी 5 ईयर। एक हम लोग इन्फ्लेशन का टारगेट लेकर के चलते हैं इसके अंदर। जब से ये 2016 में हुआ कि 2021 से 25 में हम लोग क्या इन्फ्लेशन का टारगेट लेके चलेंगे, 25 से फिर 30 तक का क्या टारगेट होगा, तभी हमारा देखो ये रेट चल रहा है फ्लोर प्लस माइनस 2%। सर ये स्टेट के लिए अलग होता है, सेंटर के लिए अलग होता है, तो इसको एक बार आप चेक कर लेना। मोटा मोटी ये हमारा अभी फिलहाल है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हम लोग देख लेते हैं कि उर्जित पटेल कमेटी जो था 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किया गया। इनका मिलना 4 बार होता है एक साल के अंदर 4 मीटिंग्स होती है। आप अक्सर देखते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ, रिवाइज हो जाता है, सारा रेट वगैरह रिवाइज करते हैं ये लोग उसके अंदर। तो करंट अफेयर बहुत बार ये हम लोग ऐसा हम लोग पढ़ते हैं अपने प्रीलिम्स के टाइम में कभी कभार। मेंबर जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 4 ईयर टर्म के लिए है, नो रीअपॉइंटमेंट, सर रीअपॉइंटमेंट नहीं है। कोरम क्या है, 4 मेंबर, आरबीआई गवर्नर, कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। पहले आप देखे होंगे कि सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन अब यहाँ पर एक कास्टिंग वोट है इनके पास टाई के केस में। अब कंपोजिशन क्या है वो देख लेंगे। आरबीआई गवर्नर चेयरमैन होते हैं, आरबीआई डिप्टी गवर्नर इंचार्ज हो जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, एक नॉमिनेटेड होता है आरबीआई बोर्ड के द्वारा और 3 अपॉइंटेड बाय सेंटर होता है, ठीक है। 6 है, 3 आरबीआई वाले हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हैं।
टूल्स क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल को हम लोग एक बार देख लेते हैं बस कि किसको कहते हैं आखिर। CRR, SLR, LAF, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी को हम लोग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इसी के अंदर आता है। फिर बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब आपका क्वांटिटेटिव मेजर होता है। टूल्स क्वालिटेटिव मेजर वगैरह जो होता है, ये जो टॉपिक है प्री में हम लोग ढंग से इसको पढ़ता है, तो यहाँ पर इस चीज़ों को हम लोग ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करेंगे। अगर आपको करना हो तो, क्योंकि मुझे ये चीज़ें याद है तो मैं अपने नोट्स में मैंने नहीं लिया, आप शॉर्ट में बस क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्योंकि आपको CRR, SLR, LAF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब बाकी चीज़ें आपको याद होंगी। बस आप एक लिख लो कि क्या होता है, ये कौन सी चीज़ें कवर होती है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। जैसे कि मैंने यहाँ भी कुछ लिख देना चाहिए था, यहाँ पर आप लोग लिख लोगे। ये इस पर ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा प्रीलिम्स में आप अच्छे तरीके से आपको पढ़ना ही पड़ेगा एग्जाम देने से पहले, आपके पास कोई चारा नहीं, उस वक्त आप कर लेना अगर मन होगा। जल्दी जल्दी हम लोग अपना कंप्लीट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है स्टेबलाइजेशन डिवाइस है रेदर देन एज डेवलपमेंट टूल। यहाँ पर आप लोग देख लो, कमेंट ऑन अ व्यू दैट मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया यूज्ड मोर एज स्टेबलाइजेशन डिवाइस रेदर देन एज अ डेवलपमेंट टूल। तो हमने ये मॉनेटरी पॉलिसी को ढंग से करने का काम किया। अब हम लोग देख लेंगे आगे कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मुझे लगता है कि कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को जैसे कि हमने कहा, ये CRR, SLR, रेपो रिवर्स रेट, फिर आपका बैंक रेट टॉपिक, ये सब जो है आपका उसके अंदर आता है। तो इस पर बेस फालतू का समय बर्बाद करना कोई बुद्धिमानी है नहीं। ये सब प्रीलिम्स में हम लोग इजीली इसको, चीप मनी देख रहे हो, रिवर्स कैश रिजर्व रेशियो, बनाना भी है नोट्स तो एक पेज के अंदर छोटा सा सबके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेना है। एकदम ज़्यादा इस पर समय और टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, ना ज़्यादा पेज इन्वेस्ट करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेप? फिर देखो, फिर रिवर्स रेपो रेट हमने देख लिया, मॉनेटरी पॉलिसी देख लिया, कंपोनेंट भी इसका देख ही लिया। अब आगे चलते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के ऊपर। देख सकते हो ये हमारा नोट्स है बैंकिंग इंश्योरेंस का। किस तरीके से मैंने AI का इस्तेमाल किया है कुछ में, वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि मैं इसको शॉर्ट करके अपने नोट्स में डालूंगा, लेकिन अभी मुझे वीडियो बनाना था तो काफ़ी देर हो रही थी, तो मैंने ये सीधा यहीं पर डाल दिया। अब बैंकिंग इंश्योरेंस के अंदर आप देखोगे, इस डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक। Regional rural bank review their achievement if is there any conflicting jurisdiction between these rural bank and cooperative credit societies। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर जो है इन दोनों का, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होगा, इस मतलब क्या क्या कवर हुआ कंटेंट के अंदर। RRB, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको कवर करना पड़ेगा। RRB, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लीड बैंक, ICICI, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आज के, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेन आपका ये क्वेश्चन आपको कवर करना है। हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से किया, आइए देखते हैं। अभी हमने देखा कि RRB जो है उसका विलय होकर के 28 बनाया गया है। 1 स्टेट 1 RRB का पॉलिसी सरकार ने बनाया। अब उसके अंदर देख लेते हैं हम लोग, जल्दी से जल्दी हम लोग इसको फिनिश करेंगे। RRB जो है बैंकिंग इंश्योरेंस के अंदर, RRB का जो क्वेश्चन था, एक डायमेंशन था उसके अंदर, इस्टेब्लिश अंडर रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, नरसिम्हा कमेटी रिकमेंडेशन टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड बैंकिंग सर्विस टू रूरल पॉपुलेशन। दे आर जॉइंटली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15%, स्पॉन्सर्ड बैंक। आप हमेशा इसको याद रखना, ये प्रीलिम्स में आराम से पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गवर्नमेंट का कितना रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट कितना, स्पॉन्सर्ड बैंक, कोई भी एक बैंक जो होता है स्पॉन्सर करता है RRB को। करेंटली कितना है, करंट अफेयर के देखो, इसका मैंने नोट्स किस तरीके से बनाया, मैं गया AI के ऊपर गया, मैं कोई भी, मैंने लिखा RRB, ठीक है, मैंने फिर लिख दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, फिर मैंने इसमें लिख दिया करंट अफेयर,
कंटेम्प्रेरी इशू, इस तरीके से कमांड दे करके आप लोग नोट्स तैयार करते हो। इससे आपका समय बचता है, वो सारा जो कोचिंग मटेरियल हो उसको ढूंढ लेता है वो जा करके। जो जिस तरीके से आपका कमांड होगा वैसा आपको दे देगा। आपको 250 वर्ड में चाहिए तो 250 वर्ड आप लिख दो, इतने में मुझे पॉइंट वाइज दे दो कमांड करके, इस तरह से। तो ऐसे सीखना है इन सब चीज़ों को। करेंटली 28 आरआरबी इन इंडिया आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्टर 2025 वन स्टेट वन आरआरबी कंसोलिडेशन स्कीम। आप लोग देख सकते हैं, ये हमने हाल फिलहाल में देखा भी हो, कहीं भी करंट अफेयर में आपने पढ़ा भी होगा ये सब चीज़ें। ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ नाबार्ड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये काम करता है। क्या काम करता है? रूरल सेविंग, क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर देता है, सेविंग को बढ़ावा देता है, माइक्रो एंटरप्राइज को डेवलप करने के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री को, एसएचजी को ये हेल्प करता है। इम्प्लीमेंट करता है गवर्नमेंट स्कीम लाइक मनरेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द पीपल, मॉडर्न बैंकिंग फैसिलिटी जैसे कि यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग। कन्फ्लिक्टिंग जुरिस्डिक्शन जो है, अब देखो ये जो हमारा मेन जो क्वेश्चन था उसके अंदर ये टॉपिक था, ये तो आज भी रिलेवेंट है। ऐसा तो ऐसे कोई रिफॉर्म तो हुआ नहीं है कि इसको हम लोग हर ठीक कर लिया है, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू ओवरलैप एंड डिफरेंस इन देयर जियोग्राफिक एंड फंक्शनल एरियाज एंड ऑपरेशन बोथ फोकस ऑन रूरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चर फाइनेंसेज विद इन सेम टेरिटरीज। देखो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मेरा जो ये नोट्स है इसके अंदर थोड़ा सेंटेंस में लिखा हुआ है, लेकिन आप किसी जल्दी या किसी टॉपर का वन पेजर देखोगे तो उसके अंदर वो सीधा एक टॉपिक दिखते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक एक वर्ड में, एक एक वर्ड में, एक एक वर्ड में। वो ऐसा मत समझो कि वो स्टार्टिंग का उनका नोट्स है, वो मल्टीपल रिवीजन के बाद, जैसे कि हम लोग भी एग्जाम देने जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि इतना ये सब हम लोग लिख करके एग्जाम के अंदर बैठेंगे। उस वक्त हमारा भी ऐसा होगा, इस टाइप से ये तैयार कर देंगे कि हम लोग ये 3-4 बार 5 बार इसको पढ़ चुके होंगे, वो हमारे चीज़ में वो दिमाग वो हमारे कंटेंट जो है हमारे दिमाग में आ जाएगा, तो वो शॉर्ट हो जाता है और उसको शॉर्ट करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप शॉर्ट नहीं भी करते तो कोई परेशानी नहीं, इतना पढ़ना एक बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए एक पेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक माइंड मैप फिर तैयार करेंगे, बाद में करने का मन हो अगर तो करेंगे, नहीं करने का मन ये काफ़ी है, ये छोटा भी है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हम याद नहीं कर सकते। अगर आपको परेशानी होती है, वन वर्ड आपको दिमाग में नहीं रह पाता, तो आपको बेसिक सी बात है कि आप इसको सेंटेंस में लिखोगे, और सेंटेंस में लिखना कोई अपराध नहीं है। इसको ऐसा मत समझना कि आपके नोट्स का क्वालिटी घट रहा है, वो याद नहीं रहेगा, लंबा हो जाएगा। थोड़ा लंबा होने से कोई परेशानी नहीं है, तब भी इसको वन पेजर ही कहेंगे। जरूरी नहीं है कि दुनिया भर की चीज़ हम एक ही पेज में घुसेड़ दें। आरआरबी देखो, मैं भूल गया मैं कहाँ था। काउज ऑफ कन्फ्लिक्ट हमने देख लिया, क्या है आरआरबी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच का। डुअल कंट्रोल हो जाता है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। आरआरबी जो है, आरबीआई जो है वो पार्टली कंट्रोल करता है, और एक रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको कंट्रोल करता है। लेकिन आरआरबी जो है वो आरबीआई के थ्रू डायरेक्ट जो है उसका कंट्रोल होता है। और आरआरबी फॉर्मल बैंकिंग सर्विस है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है मेंबर ओन्ड होता है, म्यूचुअल बेनिफिट मॉडल होता है। इसमें इंटरेस्ट रेट वगैरह कम होता है, यहाँ पे से लोन लोग जो लेते हैं उसको बहुत फ़ायदा होता है। बहुत सारा जो एम्प्लॉय वगैरह होता है वो भी इस पे ऐसा सोसाइटी बना कर रखता है। खास करके टाटा में आप देखेंगे ऐसी चीज़ें, टाटा कंपनी के एम्प्लॉय का ऐसा ग्रुप होता है बहुत। कोई भी जो फॉर्मल प्राइवेट जो हमारा है उसके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अब स्पेसिफिक चैलेंज हम लोग देख लेते हैं। ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन, ये बेसिक चीज़ है जो आपको ध्यान में। कोऑपरेटिव सोसाइटी कम्युनिटी फोकस्ड, आरआरबी क्या है, कमर्शियल एंड रेगुलेटरी है। डिफरेंस इन लेंडिंग रेट हो जाता है, रिकवरी मैकेनिज्म होता है, क्रेडिट पॉलिसी, क्रिएट डिस्पैरिटीज से सर्विस डिलीवरी, क्या ये हमारा है 3 चैलेंजेज। सजेशन क्या है भाई, सजेशन में हमें देख लेना है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रेगुलेटरी रिफॉर्म फॉर क्लियर डिमार्केशन ऑफ रोल्स एंड ओवरसाइट, सपोर्ट फ्रॉम नाबार्ड, गवर्नमेंट पॉलिसी इन कोलैबोरेशन rather than कंपटीशन। इसमें हमने एक बात किया गया कि कोलैबोरेशन करना चाहिए नाबार्ड और गवर्नमेंट को डिफरेंट पॉलिसीज की तरफ। कंपटीशन यहाँ पर करने से लोगों का नुकसान हो जाएगा, एक दूसरे से ओवरलैप करेगा उनका पॉलिसी मेजर्स। अब हम लोग इसका एक कंक्लूजन देख लेते हैं लास्ट में, हमें क्या अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो ये सजा चिपका देना है वहाँ पे। इन ए सेंस वाइल बोथ आरआरबी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज aim to boost rural credit development, conflict emerged due to overlapping function requiring coordinated effort to resolve for more effective rural financial inclusion। ये हमारा डाल देना है कंक्लूजन के अंदर, और शॉर्ट भी कर सकते हो इसको, क्वेश्चन के हिसाब से करना। 15 के मार्क्स का आएंगे तो थोड़ा सा इसको ढंग से देना, कम मार्क्स के होंगे तो बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देना है।
आप देख सकते हो आरआरबी के अंदर हमने क्या किया, हमने पूरा जो है करंट अफेयर का जो इशू है वो कवर कर लिया, क्योंकि फिर कन्फ्लिक्टिंग जुरिस्डिक्शन क्या आरआरबी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक ये डायमेंशन हमने देख लिया, एक ये देखा, दो ये देख लिया, फिर चैलेंजेस हम लोगों ने देख लिया, सजेशंस देख लिए हम लोगों ने। इसका एक कम्प्रिहेंसिव नोट्स हमारा एक तरीके से तैयार हो चुका है, ठीक है, बैंकिंग इंश्योरेंस को लेकर के। अब आगे हम लोग इसको देखते हैं कि अगला हमारा क्या है पीवाईक्यू के अंदर। बैंकिंग इंश्योरेंस कमेटी, अच्छा लेंडिंग एंड एनपीए हमारा अभी बचा हुआ है। 1 घंटा से ऊपर हो चुका है यार, कितनी भी कोशिश कर लो ये कम नहीं होता। लेंडिंग एंड एनपीए जो है, इट इज बीइंग सजेस्टेड दैट द कमर्शियल बैंक इन इंडिया शुड रिड्यूस देयर होल्डिंग ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। डज इट मीन दैट फॉर्मल शुड बी अबंडोन सोशल प्रायोरिटीज। इनका ये कहना है कि एनपीए जो है वो बढ़ गया, तो क्या हमें जो सोशल प्रायोरिटीज वाले जो सेक्टर है हमारा, उसको उस पर स्पेंडिंग कम कर देनी चाहिए। ये एक वेलफेयर स्टेट के लिए ये सही स्टेप नहीं है, तो इसका डिफरेंट जो तरीका होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। Explain the essential feature of differential rate of interest scheme. What does priority sector lending mean? In the village, there is no form of credit organization will be suitable except the cooperative society. देखो cooperative society पर एक और क्वेश्चन आ गया है। ये ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे है, ये चीज़ें आज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 2014 के अंदर भी, तो बाकी कोचिंग भी इसको कवर करेंगे। आइए हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं देंगे। इसका मैंने सीधा जो है वो चैट जीपीटी से मैंने ये नोट्स तैयार किया है, क्योंकि इस टाइप से जितने क्वेश्चन होता है उसको आप अच्छे तरीके से कमांड दोगे तो आपको एक ढंग का नोट्स तैयार करके देंगे। अगर आप खुद बनाने जाओगे तो वो चीज़ें लंबी हो जाएंगी। अब देखो इस तरीके का नोट्स आप अगर चैट जीपीटी से वगैरह से बनाते हो तो इसको अपडेट करना आसान हो जाता है, थोड़ा सा स्पेस वगैरह बचा हुआ रहता है, तो आप इसको अपडेट करोगे तो एक ढंग का सुंदर सा ये नोट्स तैयार हो जाता है। रिड्यूसिंग एनपीए इन कमर्शियल बैंक एंड सोशल प्रायोरिटीज, ठीक है, आप लोग इसको देख लोगे। डज रिड्यूसिंग एनपीए मीन्स अबंडोनिंग सोशल प्रायोरिटीज? नो, इस पर हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। एनपीए का डेफिनेशन देख लिया, करंट सिनेरियो क्या है ये देख लिया नोट्स के अंदर। अब बैलेंसिंग एक्ट क्या है भाई? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, रिस्क बेस्ड प्राइस, क्रेडिट मॉनिटरिंग, इनोवेटिंग फाइनेंसिंग मॉडल हेल्प इन कंट्रोलिंग एनपीए विदाउट अबंडोनिंग सोशल गोल्स। आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2025 जो है हाईलाइट करता है रेजिलिएंट कैपिटल बफर इनेबलिंग बैंक टू मेंटेन सोशल लेंडिंग। कीवर्ड जो है एनपीए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कमर्शियल विएबिलिटी, ये सब कीवर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर के अंदर। तो आप देख सकते हो ये जो एनपीए है इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से डील कर लिया है, ज़्यादा इतना हमने बड़ा किया इसको, ज़्यादा हम लोग छोटा करेंगे, सारा ये एनपीए से रिलेटेड ही है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एनपीए से रिलेटेड ही ये सब क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटा लेता हूँ, कोई बात नहीं, लंबा हो रहा है तो हो जाने दीजिए, आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से। लैंडिंग एनपीए पे ही ये सारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से देख लेंगे। एक हमने देख लिया डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम, अब देख लेते हैं इसके अंदर हम लोग कवर किए हैं कि नहीं। देखो डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम एसेंशियल फीचर्स, एक्सटेंड कंसेशनल क्रेडिट टू द पुअरेस्ट अमंग द पुअर एट द सब्सिडाइज्ड रेट। 1972 में ये हुआ था, 4-5 ईयर प्लान के टाइम इम्प्लीमेंट हुआ। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक 4% पर एनुअल फ्लैट रेट टारगेट टू all scheduled commercial bank compulsory lend 1% of previous year net bank credit to DRI, differential rate of interest scheme essential feature। हम लोग एक बार थोड़ा सा इसको देख लें कि DRI स्कीम आज के डेट में रिलेवेंट है कि नहीं है। DRI is relevant इकोनॉमी। एक चैट जीपीटी से नोट्स बनाने का एक डिमेरिट भी होता है ये कि हम लोग थोड़ा सा उसके अंदर अटेंटिव नहीं होते हैं। नोट्स तैयार होता है हम लोग सीधा उसको रख लेते हैं, जब आप लोग खोज कर बनाते हो नोट्स तो थोड़ा सा उसमें आपके माइंड में रहता है बिट ऑफ इंटरेस्ट। कोई बात नहीं, इसको हम लोग देख लेते हैं।
हाईली रिलेवेंट टू टुडेज इकोनॉमी, पॉवर्टी स्कीम, ठीक है, रिलेवेंस ऑफ क्लियर एग्जांपल, टारगेटेड सपोर्ट फॉर वल्नरेबल सेक्शन, ठीक है, ये आज भी रिलेवेंट है, इसको आप और देख लो, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है और आपको देखना चाहिए। फाइनेंस इंक्लूजन, रिलेवेंस क्या, सोशल वेलफेयर स्कीम का DRI के थ्रू, टारगेटेड सपोर्ट फॉर वल्नरेबल सेक्शन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन डिस्पाइट challenges, relevance remain. While such schemes face hurdles like low awareness, initiatives to the objective of poverty alleviation, providing affordable credit and critical for inclusive economic growth. RBI continues to monitor and evaluate this practice, indicating the ongoing advance. Relevance क्या है आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो, इसको मैं ज़्यादा यहाँ पर अपने नोट्स पे वापस जाता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आज के समय में भी, वो हमने चेक कर लिया, कुछ चीज़ें हैं याद करके रख लोगे इसको। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तो सीधा ये क्वेश्चन जो यूज करना सीखो, कोई भी कंटेंट को किसी भी क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में हम लोग यूज करना अगर सीखेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आया क्वेश्चन तभी आप इसको यूज करोगे, आप इसको कहीं भी इस टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, आपका NPA वगैरह हो गया, कमर्शियल बैंक सोशल प्रायोरिटीज़ वगैरह की बात करें तो वहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे करके। ये धीरे धीरे आपको सीखना है इसको, ठीक है। जब आपका नॉलेज बेस बड़ा हो जाएगा तो आप लोग इसको यूज करना सीख जाओगे। अब और देख लेते हैं, इन द विलेज नो व्हाट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मीन, ये सबको जानते ही हैं बेसिकली। प्रायोरिटी सेक्टर कौन नहीं जानता है, इसके समय एग्रीकल्चर वगैरह जो होता है वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आता है। इन द विलेज इट्स नो होम क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल एक्सेप्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्वेश्चन था, कब आया ये क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो 14 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन हम लोगों ने। बैकग्राउंड क्या, एग्रीकल्चर फाइनेंस इंडिया कोऑपरेटिव हिस्टोरिकली, ये हमने देख लिया। एडवांटेजेस क्या है, लोकल नॉलेज, सोशल कोलैटरल, कम्युनिटी ट्रस्ट, लास्ट माइल रीच, ये भी देख लिया। डाइवर्सिफिकेशन, कोऑपरेटिव डिमांड क्रिटिकल फॉर स्मॉल मार्जिनल फार्मर हु लैक एक्सेस टू फॉर्मल बैंक। करंट स्टेटस क्या, एग्रीकल्चर क्रेडिट रोबस्टली ग्रोइंग, फाइनेंशियल ईयर 2024 क्रेडिट डिसबर्स्ड 25.49 लाख करोड़, टारगेट ऑफ 27.5 लाख करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर। तो ये हमारा कुछ करंट स्टेटस है। कंस्ट्रेंट एंड चैलेंजेस फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये देखो ये कोऑपरेटिव हिस्टोरिकली की रूरल क्रेडिट है हमारा, हमेशा से कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है रूरल क्रेडिट के क्षेत्र में हमेशा से बेहतर काम करता है। अब आप देखो कंस्ट्रेंट चैलेंजेस देख लोगे, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रमोट रूरल फाइनेंस देख लोगे, जॉइंट एंट्री, डिजिटल पेमेंट, एग्री फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, माइक्रो फाइनेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये कवर कर लिया। कीवर्ड क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रूरल क्रेडिट। जब भी कोई नोट्स बनाना तो उसमें कीवर्ड कुछ हमेशा अपने पास रख लेना। ये हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भी मैंने चैट GPT से ही बनाया है, आप देख सकते हो किस तरह से मैंने कमांड दिया कि यूपीएससी टॉपर टाइप नोट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये वो इतना वर्ड में दे दो मुझे, आप देख लो। अब देखो ये बैंक एंड इंश्योरेंस कमेटी जो है वो रेलेवेंट नहीं है हमारे अभी फ़िलहाल। अगर आपको ये सर्च भी करना है, मैंने इस पर बात की थी शुरुआत में कि प्रीलिम्स में किस तरीके से सर्च करोगे, नाबार्ड, सिडबी, ये सब का शॉर्ट नोट्स तैयार कर लोगे कि क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है। ये सब प्रीलिम्स का टॉपिक है, आप इजीली वहाँ पे पढ़ोगे, आपके दिमाग में आएगा। अगर आपको यहाँ भी करना तो शॉर्ट में बना लो, हम लोगों ने देखा किस तरीके से नोट्स तैयार करते हैं। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट प्रीलिम्स का है ये टॉपिक। शेयर इशू क्या है, बॉन्ड इशू क्या है, राइट शेयर इशू, बियरर बॉन्ड, बजटरी ऑब्जेक्टिव्स, इसका हम लोग प्रीलिम्स में कवर कर लेंगे इन सब का। मैंने लेकिन यहाँ पर आपको बता दिया है, ये चीज़ें यहाँ पर हैं अवेलेबल, आप इसको ध्यान रखोगे। म्यूचुअल फंड भी मैंने अपने नोट्स में कवर नहीं किया क्योंकि ये मेरा प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ टॉपिक है, मुझे परेशानी नहीं है। तो इसलिए अगर आपको परेशानी है तो आप चैट GPT AI का इस्तेमाल करके एक एक पेज में इसका नोट्स तैयार कर लोगे, ठीक है, आप देख सकते हो। और नोट्स तैयार कहाँ से करना है, सिनॉप्सिस IAS का PYQ, जहाँ से मैंने ये कंटेंट उठाया है। मैंने उनका डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि उनका सिनॉप्सिस IAS का वो ट्रेडमार्क उस पर लगा हुआ था, तो अच्छा नहीं लगता है जब आप यूज कर रहे हो अपने चैनल पे किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए, तो ठीक है। और उसके लिए मैंने परमिशन नहीं लिया था उनसे, तो मैंने सही नहीं समझा। लेकिन मैंने आपको बताया क्रेडिट उन्हीं को जाता है उसका। PYQ को जिस तरीके से उन्होंने अच्छे तरीके से मैनेज करके सेग्रीगेट किया है PYQ को, तो वो एक बहुत शानदार काम किया उन्होंने, उनके लिए हम लोगों को थैंक्सफुल रहना है। उससे बेहतर PYQ कंटेंट मार्केट में नहीं है। अब हम लोग देख लेंगे कि ये भी हमारा
प्री का ही पार्ट है। अब हम लोग BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड वर्ल्ड ट्रेड पे हम लोग सीधा जाएंगे बिना इधर उधर समय व्यर्थ किए। ठीक है। We consider policy of import substitution, export promotion to provide an enduring solution to our balance of payment problem. Has export promotion policy have been to achieve its objectives? Differentiate between trade and balance of payment. Craze for gold in India have led to surge in import of gold in recent years and put pressure on balance of payment and external value of rupee. In view of this, examine the merit of gold monetizer. देख रहे हो तुम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड का रेट क्या है आज के समय में? मुझे लगता है 1 लाख। एक सेकंड देख लेते हैं आज गोल्ड का क्या रेट चल रहा है भाई। गोल्ड का रेट तुम देखो आज क्या है मार्केट में। मतलब क्या बोलूँ, आग मुझ रहा है यार ये तो। 1,32,520 रुपीज़ है आज के डेट में, 20 अक्टूबर की जब हम बात करेंगे तो। गजब का उछाल है भाई। जल्दी जल्दी तुम लोग सोना चांदी बटोरो। ऑलमोस्ट डबल हो रहा है ये 4-5 साल के अंदर, सीधे डबल। हम लोग अपने नोट्स की तरफ जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है प्रॉब्लम? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन हमने बात किया। रिड्यूसेज इंपोर्ट, लिमिटेड फॉरेक्स इनफ्लो। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन जो है डिक्रीज है, अर्न फॉरेक्स है, सॉल्व BOP है। ये एक तरीके का डायग्राम हो गया आपका। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू कट इंपोर्ट। ठीक है। हेल्प सेल्फ रिलायंस बट लिमिट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन हो गया, इंटीग्रेट विथ ग्लोबल मार्केट वन फॉरेक्स मेजर ड्राइवर क्या है, ये सब है इंडिया एक्सपोर्ट ग्रुप। आप और तरीके से भी इस पर नोट्स तैयार कर सकते हो, आप प्रॉपर क्वेश्चन वाइज भी कर सकते हो। ठीक है। सीधे क्वेश्चन वाइज आप उसको टाइप कर लेना क्वेश्चन नोट्स। कोई आपको डिफिकल्ट लग रहा है कोई टॉपिक, ठीक है, तो आप सीधे क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ठीक है। क्वेश्चन वाइज आप उसको कमांड दो, उसको मतलब आंसर जब आ जाए तो उसको आप लोग कीवर्ड के फॉर्म में नोट्स बना लिया करो। अगर आपको डायरेक्ट वो अच्छे तरीके से नहीं दे रहा है आपके कमांड देने के बावजूद, जैसे कि इसमें मैंने फील किया थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं था। अगर मैं पढ़ा होता तो मैं इसको थोड़ा सा और, ये आपके समझने के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा होगा आपके अंदर। ठीक है। परेशानी थोड़ी सी हो रही है इसको समझने में आपको। तो क्वेश्चन वाइज भी आप इस पर नोट्स बना सकते हो। कोई भी टॉपिक अगर हार्ड लग रहा है थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर दो, थोड़ा सा पेज इन्वेस्ट कर दो, स्पेस दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब ट्रेड वर्सेज देख लेता हूँ मैं। ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। ट्रेड वर्सेज बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको मैंने शॉर्ट में देख लिया है। ट्रेड ओनली गुड सर्विस फ्लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इंक्लूड ट्रेड सर्विस इनकम ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट, ये अंतर है। ट्रेड इज जस्ट वन पार्ट ऑफ BOP, ये हमने देख लिया। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है? मोबिलाइज आइडल हाउस होल्ड गोल्ड, रिड्यूसेज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। ठीक है। डिपॉजिटर अर्न 2.5% इंटरेस्ट ऑन गोल्ड, कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज, सपोर्ट ज्वेलरी सेक्टर, ट्रांसफर सर्टिफिकेशन, इंश्योर प्रायोरिटी एंड ट्रस्ट, रिड्यूसेज करेंट अकाउंट डिफिसिट। ये हो गया आपका गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब करंट अफेयर क्या होगा? BOP डिफिसिट, वॉलेटिलिटी इन कैपिटल फ्लो स्कीम क्या है? MSME एक्सपोर्ट, टैरिफ रैशनलाइजेशन, क्रेडिट सपोर्ट। अब देख लो समरी फॉर मेंस आंसर, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, डोमेस्टिक स्टेबिलिटी, लिमिटेड फॉरेक्स गेन, सस्टेनेबल BOP इम्प्रूवमेंट। अगर आप ये पहली बार फर्स्ट टाइम अगर आप ये देख रहे हो ये इस टाइप का मतलब ये टॉपिक को, तो आपको ये समझने में परेशानी होगी। तो इसका एक आपके पास प्रीलिम्स के लिए जब हम लोग पढ़ते हैं कि BOP क्या है, ट्रेड वगैरह किस तरीके से होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैंने कहा कि एक शंकर गणेश का बुक आता है, वो बहुत ही अच्छा है। उसको आप, पतली सी बुक है, उसको जल्दी से आप कवर कर लोगे, इकोनॉमी समझ जाओगे थोड़ा, तो आपको नोट्स तैयार करने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। इसको मैंने थोड़ा छोटा इसलिए भी किया है क्योंकि मैं इसको बाद में अपडेट कर दूँ रिवीजन के टाइम, तो इसलिए ये छोटा रखने का मेरा ये पर्पज़ था। ठीक है। आप अपने तरीके से इसको नोट्स तैयार कर लोगे, क्या इसमें कवर करना है। जो मैंने सिर्फ इसमें PYQ वाला कंटेंट जो है वो मैंने ऐड किया है, और एक मैंने करंट अफेयर 2025 कंटेक्स्ट मैंने इसको थोड़ा सा करके, इसको मैंने जब एग्ज़ाम होगा हमारा नज़दीक होगा तो मैं इसमें और भी पॉइंट जोड़ दूंगा, 1-2 कुछ डेटा वगैरह उसमें बताएगा, इस तरीके से काम करना है। एक पेज और छोड़ दिया हूँ मैं।
ठीक है। एक्सप्लेन, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम करेंसी की बात कर लेते हैं। एक और हमारा जो सब टॉपिक है उसके अंदर एक नैनो टॉपिक आ गया है करेंसी का। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आप लोग देख रहे हो ये है, फिर बीओपी है, करेंसी है, फिर आप देख रहे हो बीओपी अकाउंट भी है, देख रहे हो, फिर वर्ल्ड ट्रेड है। वर्ल्ड ट्रेड फिर अलग से हो गया टॉपिक, सब टॉपिक है। फिर प्राइस एंड इन्फ्लेशन एक सब टॉपिक है अलग। काफ़ी जल्द से जल्द हम लोग इकोनॉमी को कवर कर लेंगे, और इकोनॉमी जब कवर हो जाएगा तो एक मेरा जो खास करके जो बर्डन है, मुझे बर्डन फील होता है इकोनॉमी का, तो वो कम हो जाएगा, तो मुझे बहुत राहत मिलेगी। आइए हम इसको कवर ही कर लेते हैं। आज थोड़ा सा समय लगेगा, इसको कवर कर लेना ही हमारे लिए सही है। देखो करेंसी में आते हैं। बीओपी हम लोगों ने देख लिया, बीओपी हम लोग देख लिया। अब करेंसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं दूसरा। अगर आप कोई भी पीवाईक्यू उठाओगे इस टाइप से इतना तोड़ करके किसी भी पीवाईक्यू के अंदर नहीं दिया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो थीम आपको यहाँ पर मिलेंगे इस पीवाईक्यू के थ्रू। अगर आप नोट्स तैयार करते हो तो एक कंप्रिहेंसिव आपका नोट्स तैयार होगा, इसलिए मैं बार बार इनका नाम लेता हूँ। सिनॉप्सिस आईएएस का ये पीवाईक्यू कंटेंट है जो फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करें और इसके थ्रू नोट्स बनाने की कोशिश करें। कहीं भी आप अगर पढ़ जाओगे दूसरे के कोचिंग के चक्कर में तो आपका बहुत सारा चीज़, बहुत सारा डायमेंशन छूट जाएगा। लोग कर के वैसे भी एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये सही तरीका लगा तो मैंने ये इस्तेमाल किया। आपको अगर ये सही लगता है तो आप करें, मेरा काम आपको बताना है। करेंसी हम लोग देख लेंगे। 4 क्वेश्चन पूछा गया है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडियन रुपीज, ये 1995 और 96 कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, इसको हम लोग 2025 के कॉन्टेक्स्ट में देख लेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, ये हम लोग देख लेंगे। एक्सचेंज रिस्क एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी देख लेंगे। हाउ वुड द रिसेंट फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन इन वर्ल्ड ट्रेड अफेक्ट माइक्रो। ये प्रोटेक्शनिज्म वाला जो क्वेश्चन है ना, ये शायद 2025 में भी यूपीएससी क्वेश्चन ने पूछा है। शायद यहाँ पर क्यों नहीं दिया है मुझे नहीं पता, शायद कहीं दूसरे टॉपिक में ये दिया हो। तो 2025 में शायद ये लिबरलाइजेशन वाले टॉपिक में ये कवर हुआ है, ये 2025 वाला। आइए हम लोग इस पर देख लेते हैं जल्दी से। मैंने क्या किया, मैंने परप्लेक्सिटी खोली, मैंने ये सारा क्वेश्चन जो है वहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आरबीआई ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड मैंने क्या किया, 1995 वाला जो है, 1996 वाला, वो मैंने हटा दिया। उस कॉपी पेस्ट जब मैंने किया तो ये वाला जो था वो उसको हटा दिया। अब मैंने क्या किया, मेक नोट्स इन 250 वर्ड क्रिस्प कंसाइज यूपीएससी टॉपर स्टाइल कीपिंग करंट अफेयर इन माइंड। फिर अब देख सकते हो हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी किस तरीके से, अगर आपको जल्दी भी नोट्स तैयार करना है, ठीक है, आप इस तरीके से करो। व्हाट इज एक्सचेंज दिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, हाउ वुड द रिसेंट फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन इन वर्ल्ड ट्रेड डेफिसिट अफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। हालांकि मुझे इसको और शॉर्ट में करना था, क्योंकि मैं भी कर ही रहा था, मुझे थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं इसे शॉर्ट नहीं कर पाया। इसको मैं शॉर्ट कर लूँगा। आपसे भी ये आग्रह है कि ये जो कंटेंट है ये खास करके इसको आप थोड़ा शॉर्ट में कर लेना, क्योंकि मैंने ये सीधा कॉपी पेस्ट किया। और भी आप यहाँ पे कमांड दे सकते हो, ठीक है। आपको 250 वर्ड में चाहिए, आपको 150 वर्ड में चाहिए, आपको बस चाहिए कीवर्ड चाहिए, सारा जो भी आपको ज़रूरत है, आपको चाहिए चैलेंजेज, सिग्निफिकेंस, इस टाइप के कमांड डाला करो। सिग्निफिकेंस हो गया, चैलेंज हो गया, मेजर्स हो गया, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, जो चीज़ आप डालोगे उसका ये उत्तर ये दे देगा, ठीक है। हियर आर द क्रिस्प यूपीएससी टॉपर स्टाइल नोट एड्रेसिंग लिक्विड डिक्लाइन इन द इंडियन रुपीज, ठीक है, ये इनका रिस्पॉन्स था। अब देखो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडियन रुपीज वर्सेज यूएस, क्योंकि मैंने करंट अफेयर डाल दिया था 1995 के कॉन्टेक्स्ट में नहीं। मुझे ऐसे क्वेश्चन को जब भी कोई पुराना क्वेश्चन हो, रिलेवेंट लगे आपको, 2025 के कॉन्टेक्स्ट में उसका आंसर, उसका नोट्स आप तैयार कर लो, ठीक है। ये एक शानदार तरीका है। अब देख सकते हो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ये सब है, कैपिटल, यूएस टैरिफ, हाई इम्पोर्ट डिमांड, आज के कॉन्टेक्स्ट का ये सारा करंट बेस्ड है, ठीक है। आरबीआई ने क्या करेक्टिव मेजर्स लिए, जरूर होगा यहाँ पर लिखा, वो द करेक्टिव मेजर्स टेकन बाय आरबीआई, उस वक्त की बात है ये। आज क्या आरबीआई ले रहा है, आज क्या लेगा ये, इनकरेजिंग कैपिटल फ्लो, मॉनेटरी मेजर्स, यहाँ पर भी है, यहाँ भी और एक रिपीटेशन है, ये रिपीटेशन है, ये यहाँ नहीं, हम लोग यहीं से पढ़ लेते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व,
encouraging capital inflow, monetary measure, monitoring and flexible exchange rate. अब हार्ड करेंसी सॉफ्ट करेंसी देख लो। हार्ड करेंसी सॉफ्ट करेंसी ग्लोबल स्टेबल रिलायबल प्रोन टू रिपीट डिप्रिशिएशन। स्टेबिलिटी और कन्वर्टिबिलिटी हो गया। फ्रीली कन्वर्टेबल, ये कन्वर्टेबल नहीं होता फ्रीली। डिमांड, हाई डिमांड इन ग्लोबल ट्रेड, लिमिटेड ग्लोबल डिमांड। एग्जाम्पल यूएस डॉलर, यूएस जापानी चेन, मीन डेवलपिंग कंट्रीज करेंसी, रुपीज वगैरह हो गया, रूबल हो गया। रोल इन इकोनॉमी सर्व एज अ सेफ हेवन एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, जनरली लेस ट्रस्टेड एंड वल्नरेबल होता है। अब आप लोग देख सकते हो कि इंडिया जो है बहुत जगहों पर डॉलर को बाईपास करता है, ठीक है। रीजनल जो ट्रेड हो रहा है ना इंडिया का आजकल, उसमें रुपी में डील कर रहा है या फिर लोकल जो करेंसी है उसमें इंडिया डील कर रहा है, क्योंकि ट्रेड का जो होराइजन है इंडिया का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब बहुत सारे कंट्रीज से हम लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें लगातार हमारा ट्रेड होता रहता है, तो हम लोग उसमें अपना जो लोकल करेंसी उसको भी यूज करके हम लोग उसको ट्रेड में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हाल फिलहाल में इंडिया ने बहुत सारे कंट्री के साथ किया है, आप लोग एक बार उसको सर्च कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं डाला है। रोल ऑफ इकोनॉमी आप देख सकते हो। फिर और एक जो क्वेश्चन था हमारा, एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट रिस्क एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम, ठीक है, जल्दी से कवर कर लेते हैं हम लोग, उसको तुरंत खत्म करेंगे। एक्सचेंज रेट रिस्क एडमिनिस्ट्रेशन ये हमने कवर कर लिया अपने नोट्स के अंदर। अब आप देख लोगे कि इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेक्शन करेंसी मैनिपुलेशन स्कीम, ट्रेड ग्रोथ रेट स्लो, एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, volatility, inflation, employment, overall macroeconomic risk। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, अडॉप्ट से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। करेंसी पर हम लोगों ने आज नोट्स तैयार कर लिया, इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उस पर हम लोग ढंग से बात करेंगे। आज पूरा कोशिश मैंने किया, पूरी कोशिश थी मेरी कि आज इसको कंप्लीट करें, लेकिन आप देख रहे हो कि 128 मिनट जा चुका है ये लेक्चर। आज हम लोग करेंसी बीओपी आज हमने क्या क्या देखा वो हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं, इसको फिर ख़त्म करेंगे हम लोग। सेविंग एक ये देखा, मॉनेटरी पॉलिसी देखा हमने, कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देख लिया, बैंकिंग इंश्योरेंस हम लोगों ने देख लिया, लेंडिंग एंड पी हम लोगों ने देख लिया, बैंक एंड इंश्योरेंस कमेटी हम लोगों ने देखा कि इसको प्रीलिम्स में कवर करना है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट भी प्रीलिम्स में कवर करना है, म्यूचुअल फंड भी हम लोगों ने देख ही लिया, आपको मैंने बता दिया किस तरीके से नोट्स करना है। इंटरनेशनल फाइनेंस भी हम लोग बाद में कर लेंगे, 200 वर्ड पॉइंट वाइज मैंने बताया किस तरह जीपीटी यूज करके बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ये सब पीवाईक्यू प्रीलिम्स में कवर हो जाता है इजीली। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड बीओपी हम लोगों ने देख लिया, करेंसी हम लोगों ने भी देखा किस तरीके से यूज होता है, हार्ड करेंसी सॉफ्ट करेंसी, डॉलर के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने देखा, रिसेंट प्रोटेक्शनिज्म, करेंसी मैनिपुलेशन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना था एक्सपोर्ट आयरन ओर, ये हम लोग अगले अपने लेक्चर में देखेंगे, मैं कोशिश करूँगा कल इसको ला देने का। प्राइस इन्फ्लेशन हम लोग देख लेंगे, ठीक है, प्राइसेज कंसेप्ट वगैरह देख लेंगे, कैपिटल करेंसी अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी देख लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, वीडियो लंबा है, आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर लिखें, ये मुझे अपने अंदर सुधार लाने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर लिखें, आपका कोई अगर सजेशन हो किसी भी रिस्पेक्ट में, वो आप अगर ठीक समझें तो वो मुझे प्लीज़ दें, ताकि मैं सुधार ला सकूं अपने अंदर। कोई क्वेरीज़ हैं उसको भी मैं एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो इसको ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि काफ़ी कुछ, फिर उसमें कम से कम हम लोग कोशिश करेंगे 10 सब टॉपिक फिनिश कर दें। और लेक्चर 3, 4, 5, 6 तक मैं कोशिश करूँगा कि इकॉनमी को पूरा, इकॉनमी वाला जो सेक्शन है GS3 के अंदर उसको निपटा दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड मुझे वही लगता है, इसलिए मैंने सबसे पहले उसको वही चुना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, थैंक यू।